हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं बात करूंगा यहाँ मार्केट अपडेट्स के बारे में। आज का मार्केट कैसा रहा और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्निंग में आपने डिप देखा, फिर एक बाउंस देखा, उसके बाद लास्ट में दो शार्प डिप दिखे। ये शार्प डिप कुछ बड़ा एक साइन दे रहे हैं कि किसी ने, जैसे फैट फिंगर टाइप का इवेंट होता है उस टाइप से। और ये मेनली आपको देखेंगे तो बड़े स्टॉक्स में इस टाइप का फॉल आया है, तो कुछ ना कुछ है। आई मीन इसका असर हमें एक दो दिन बाद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन ये सडनली आप देखेंगे यहाँ पे 65 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी में फॉल आया, फिर रिकवरी आई, फिर यहाँ पे करीब करीब 50-60 पॉइंट का फिर से फॉल आया और फिर रिकवरी आई। तो ये काफ़ी 50-60 पॉइंट विद इन फ्लैश, विद इन सेकेंड्स में फॉल आ रहा है। तो ये थोड़ी सी एक सस्पेंस है जो क्लियर होगा एक दो दिन में, जो भी है। अगर एक्सचेंजेस को कुछ बोलना है, अगर जिम्मेदारी उन्हें फील होती है, वैसे तो नहीं होती फील, लेकिन अगर फील होती है तो शायद वो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ये चीज़ आज का समरी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो आज के सेक्टर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रियलिटी में काफ़ी अच्छा मूव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, कंज्यूमर गुड्स में, ऑटो में। तो ये कुछ तीन चार स्टॉक्स जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी। ओवरऑल एनर्जी, टेक और आईटी में थोड़ा सा सेलिंग थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो अपने लीडर सेक्टर्स थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और जो आपके स्टॉक्स थे, आज मिड कैप में बहुत बड़ी रैली आई। अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर था। तो ये काफ़ी बड़ी रैली है। अब ये हो सकता है जब मिड कैप में रैली स्टार्ट हो रही है तो शायद अगले कुछ दिन मिड कैप के दिन हो, मतलब जो भी स्टॉक्स आपके मझोले स्टॉक, छोटे स्टॉक हैं, उनमें आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। और जो बड़े स्टॉक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो गए हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं अपना एनालिसिस भी दूंगा, तो आप उनको पिक कर सकते हैं अपनी ट्रेड में, अपने एनालिसिस और अपने जो भी ट्रेड प्लान के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गेनर्स था टाटा मोटर्स। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हम 130-140 से हम लगातार मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि 130 पे ये एक लौता स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 200-220 तक जा सकता है। और अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी 180, 81, 83 तक गया है आज। तो 80-81 के आसपास बंद हुआ है। और आप हीरो मोटोकॉर्प देख सकते हैं, एशियन पेंट्स, टाइटन। तो इनमें से तो मुझे इतना ऐसा कोई नहीं दिखता जो बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है। लेकिन टाटा मोटर्स जो हमने 130-135 के आसपास अपना एनालिसिस शेयर किया था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी अच्छा मूव अभी बाकी भी है 10-15% का। तो मोस्ट प्रॉब्ली 200 के आसपास इसको थोड़ी सेलिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी 200 पे काफ़ी इसको स्ट्रगल करना पड़ा था। तो मेरे हिसाब से 15-20 रुपीज़ का मूव आपको मिल जाना चाहिए ईजिली यहाँ पे। तो ये टाटा मोटर्स के बारे में था और ये मार्केट का समरी था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो सेबी की तरफ से आ रही है। तो सेबी जो है राइट नाउ बहुत सारे जो अपने रूल्स हैं उनको चेंज कर रहा है। सेबी ने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि जो भी आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होते थे वो बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे 4,000, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, जो 10-15,000 में ऑप्शन सेलिंग मिल जाती थी, बहुत सारे आपको फ्यूचर ट्रेड मिल जाती थी, वो सब अब 1 दिसंबर से कोई भी ब्रोकर नहीं दे पाएगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आई डोंट नो सेबी ये क्यों कर रहा है। लेवल प्लेन फील्ड नहीं है। अगर आप ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप के रूल्स को रखना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट आपको बैलेंस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल लोगों को बोलो कि भाई एडवांस इतना करें कि चीज़ें रिस्क मैनेज रहे। लेकिन ये आप मार्जिन ही कम कर दोगे तो फिर आप छोटे प्लेयर को चाहते हो कि वो ऐसी चीज़ करे। आप ये मान लो कि ऑप्शन सेलिंग ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सेफ़ है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको करना आता है तो सेफ़ है। लेकिन ऑप्शन बाइंग थोड़ी रिस्की है। आप रिस्की चीज़ों में दबा के अभी भी मार्जिन देना चाहते हो, लेकिन सिर्फ ये बोल रहे हो कि भाई जो चीज़ सेफ़ है, जहाँ छोटा आदमी पैसा बना सकता है, आ सकता है, वहाँ पे वो ना आए। तो मेरे हिसाब से बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आई होप सेबी को दोबारा से इस पर रिथिंक करना चाहिए और लोगों को भी इशू उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से लोग अगर इशू नहीं उठाएंगे तो फिर चुप बैठे रहोगे तो इसी तरह सहते रहोगे। अब मेरे हिसाब से इसके लिए अगर ट्रेडर को प्रॉब्लम है, ट्रेडर को चाहिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है ना। एक्सचेंज को क्या, एक्सचेंज तो ट्रेडर के लिए बना है, ब्रोकर्स के लिए बना है। इससे ब्रोकर भी परेशान है, ट्रेडर्स भी जो अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करके चल सकते थे वो भी परेशान है। तो इस टाइप का रूल किसी काम का नहीं है। और इससे एक और चीज़ होगी, मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं बहुत कम हो जाएंगे, जो टर्नओवर्स हैं बहुत कम हो जाएंगे ब्रोकर्स के। और जो आपका अगर आप देखें कि भाई मैं ऑप्शन सेलिंग ईजिली कर पाता था 5,000, 10,000 में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी उन लोगों को जिनके पास 20-30,000 रुपीज़ होता था, जो उसमें 2-3 लॉट लेके कुछ ट्रेड कर पाते थे। अब उनको एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ चाहिए उतने के लिए। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं सोचा ये हाईलाइट करना चाहिए। तो न्यू मार्जिन रूल्स में बेसिकली आप ऑलरेडी ये काफ़ी पहले आ चुका था, लेकिन 1 दिसंबर से जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो ये 4 इंटीमेशन डे देगा क्लाइंट वाइज टू मीट इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। दे आर गोइंग टू कॉल इट पीक मार्जिन रिपोर्टिंग। तो इस टाइप का कुछ सिस्टम है पीक मार्जिन का। लेकिन आपको टोटली अभी 4x मार्जिन हो गया है, जो आपको पहले 20x 30x भी होता था। तो आप सोचो कितना कम हो चुका है। तो ये आपको चैलेंज होने वाला है और डेफिनेटली आपको प्लान करना पड़ेगा अपनी ट्रेड्स। होपफुली आँख खुले रेगुलेटर्स की और ये चीज़ें सुधर जाएँ।
अब यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का मैंने खोला है। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑफर चल रहा है राइट नाउ एंजल ब्रोकिंग में, अगर आप यहाँ पे खुलवाना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो आई ट्रेड प्लान है। तो इसमें ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज़, ठीक है। और आपका जो डिलीवरी है वो ज़ीरो है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। और यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे अभी करंटली चल रही हैं। अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, काफ़ी अच्छा टर्मिनल है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। कभी कभी हम फायर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम आजकल उस ब्रोकर की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे मार्जिन अच्छा मिले। तो एंजल ब्रोकिंग में मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कोलेटरल भी बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप उसको, क्योंकि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है, आपके पास कोई सेविंग का कोई स्कीम है जो इससे आप कोलेट्रल ले सकते हो, तो आप पता करके कोलेट्रल से मार्जिन अपना बढ़ा सकते हो ताकि आप उतने ही लॉट ले सको जितने लॉट आप पहले लेते थे। तो ये काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से चीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल है एंजल ब्रोकिंग में। बहुत ईजिली हो जाता है सिंपली यहाँ पे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप चेक करके, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। फर्स्ट 30 डेज़ में ज़ीरो ब्रोकरेज है और 5000 रुपीज़ के कुछ वाउचर्स भी हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो उससे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि अगर आप डाउ जोन्स को वॉच करते हैं तो डाउ जोन्स राइट नाउ 30,000 के पास है, 30,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकली बहुत ही अवेटेड लेवल था। अपने ट्रम्प बाबा बहुत बार बोल चुके हैं कि यार 30,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, उन्होंने पहुंचा ही दिया फाइनली। लेकिन 30,000 के पास इसको थोड़ी सी थकावट लग रही है। अगर किसी भी केस में ये 29,500 के लेवल को तोड़ता है, इस एरिया की ये जो लाइन ऑलमोस्ट है, इस एरिया को अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो ये रिवर्सल होगा। और अगर इसको यहाँ से बाउंस मिल जाता है तो 29,500 के लेवल तक मुझे एक लगता है कि एक बार ये जाएगा, वहाँ पे जाएगा तो हमारे मार्केट में भी डिप आएगा। हमारे मार्केट के लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस एरिया पे आपको वॉच करना है कि बाउंस आता है या ब्रेक होता है। अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। लास्ट के दो डिप जो थे, तो पहला डिप आया था 26,400, दूसरा डिप आया था 26,100। थर्ड डिप मुझे लगता है भले हम हाई से गिर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से गिर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी एक कॉशियस लेवल होगा, तो आप वॉच करके रखिए। राइट नाउ वॉच लेवल ये नहीं है, वॉच लेवल अपने यूएस मार्केट में है 29,500। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे, इसको अगर यहाँ से बाउंस, यहाँ पे आते ही इसको शार्प बाउंस मिला तो समझ लेना इस पर सपोर्ट ले रहा है, फिर आपको एक नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये यहाँ तक जा सकता है 30,700 तक। तो ये आपका ग्लोबल मार्केट का सेटअप है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट आज का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन चार्ट देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन चार्ट में आज आप देखेंगे तो रिलायंस, टीसीएस, तो मिक्स ऑफ स्टॉक्स थे जिसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी और कुछ स्टॉक्स ने संभाला। एचडीएफसी बैंक ने सुबह ये नेगेटिव में था, बाद में इसको पुश किया गया मैनेज करने के लिए बैंक निफ्टी को, तो ये आपका संभालने वालों में था। और कुछ छोटे मोटे और स्टॉक हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक आज गिर रहे थे। और ये ब्लू चिप कहेंगे हम इन लोग को, बड़े स्टॉक कहेंगे, तो बड़े स्टॉक में सेलिंग थी और छोटे स्टॉक्स में जो आपके मिड कैप इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छी बाइंग थी। तो इसलिए आपको दिखेगा छोटे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है, लेकिन बड़े स्टॉक्स में आपको सेलिंग दिखेगी। तो इंडेक्स वीक दिखेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो शायद आपको आज ग्रीन दिख रहा होगा। तो ये आज का आपका एडवांस डिक्लाइन है और ओवरऑल जो निफ्टी है 18 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी को देख लेते हैं पहले। तो राइट नाउ अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम में लगा रखा है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये लाइन मैंने बनाई है ट्रेंड लाइन, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको राइट नाउ रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत दे रहा है। ऊपर जाके रिवर्स मारा है इसने। लास्ट टाइम अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने यही कहा था कि यहाँ से 50 to 80 पॉइंट्स नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन अगर बैंक्स पागल हुए, बहुत तेज़ से भागे, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इसका टारगेट हो चुका है क्योंकि बैंक्स खींच सकते हैं इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ थी, वहाँ से रिवर्सल आया, मैंने अपने टेलीग्राम में डाला था एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं टाइमिंग 9:51 पे मैंने मैसेज डाला था और 9 आई थिंक 55-58 तक में मार्केट पूरा धराशायी हो गया था। वेडनेसडे की बात है ये। अब डिप भी आ गया, उसके बाद बाउंस भी आ गया, आज हम बीच लेवल पे बंद हुए हैं। अब क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से ये वीक जो है काफ़ी बड़ा इनडिसाइसिव कैंडल बना रहा है। तो इतने बुलिश मूव के बाद इनडिसाइसिव कैंडल नॉर्मली बुल्स को फेवर करता है, लेकिन क्योंकि हम टेक्निकली काफ़ी ओवरबॉट हैं तो एक डिप बनता है। और वो डिप कितना बड़ा बन सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ से 150 से लेके 300 पॉइंट तक का बन सकता है अगले वीक। पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर ही जाएगा, लेकिन माहौल बन सकता है गिरने का। और टेक्निकल जो भी आपके इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं उसमें आप देखेंगे ओवरबॉट है। डेटा भी यही दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी
प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वही चीज़ आज भी हमने देखी, बड़े स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो डिप आता है तो ये आपको 300 पॉइंट 350 पॉइंट तक का डिप आ सकता है। आपने देखा है कि मार्केट जिस दिन गिरता है तो 300 400 पॉइंट भी एक दिन में साफ कर देता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क है। तो अभी आप अगर लॉन्ग जाते हैं, क्योंकि बाय द डिप सिनेरियो अभी बना हुआ है, लोग अभी भी सोचते हैं यार डिप आया बाय करो, लेकिन वो लोग जो डिप में बाय कर रहे हैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। और स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाए हो तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट आपको तोड़ सकता है। और सिंपल सी चीज़ है, हाई लेवल पे 13,050 13,040 के आसपास सेलिंग आ रही है। तो अगर वहाँ पे आप सेल करते हो तो 50 to 60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस निफ्टी पे भी फ्यूचर्स में लगा के चलना चाहिए। तो ये दो लेवल्स हैं राइट नाउ। डाउन साइड के लिए मेरे हिसाब से डाउन साइड होना चाहिए, एक छोटा सा डिप यहाँ पे मिलना चाहिए अगली अपसाइड के लिए। उससे पहले एक डिप बनता है, वो डिप आपका आ सकता है 12,700 से लेके 12,400। तो ये बड़ा अगर फॉल आता है तो 400 तक भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर एक छोटा फॉल देखते हैं हम तो 700 तक इसको एक डिप मिलना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में भी कुछ प्राइस के मॉडल्स निकल रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही हैं उसमें, उसके हिसाब से एक ये जो लेवल है 29,800, ये काफ़ी दिन से 2-3 दिन से आप देख सकते हैं इसको हिट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, सेलिंग भी मिल रही है। आज हमने कोशिश की है फिर से ऊपर बंद होने की, लेकिन यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस अभी नहीं है, क्योंकि इसको हमें बड़े पावर के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। 30,600 700 तक जाना पड़ेगा। अभी राइट नाउ अगर 30,000 ब्रेक नहीं होता है तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो वीकली टाइम फ्रेम में या फिर 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं और आपको 1,000-1,500 पॉइंट 1,000-1,500 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए 29,850 900 लेवल काफ़ी एक अच्छा डिसेंट लेवल है, जो अपसाइड के लिए आपका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए अगर आप शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। और डाउन साइड में जो पॉसिबिलिटी आपको बनेगी वो आपको यहाँ तक बन सकती है 27,400 तक। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जब निफ्टी 300 से 400 पॉइंट गिरेगा। अब अगर ये 30,000 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली आपको फिर यहाँ से बुलिश रहना है, क्योंकि अगले टारगेट्स बहुत तेज़ी से आ सकते हैं 31,500 700 तक। तो आप अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई डिप आता भी है तो वो मंडे ट्यूसडे में हो जाना चाहिए। अगर बड़ा डिप आया तो डेफिनेटली आपको करेक्शन पूरा हफ्ता चलेगा। अगर छोटा डिप आया तो डेफिनेटली हो सकता है फिर से हम एक अटेम्प्ट करें ऊपर की तरफ। तो डिपेंड करता है किस टाइप की सेलिंग आती है। अगर छोटी सेलिंग आती है तो मुझे नहीं लगता बियर्स में इतना दम है कि वो ऊपर जाने से रोक पाएंगे, लेकिन अगर बड़ी सेलिंग आ जाती है मंडे ट्यूसडे में तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक भी मार्केट आपको हो सकता है थर्सडे तक गिरे और फ्राइडे को फिर एक बाउंस दिखे। तो ये पॉसिबिलिटी और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में राइट नाउ। अब अगला एक स्टॉक है रिलायंस। तो रिलायंस में एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि कोशिश कर रहा है ये सपोर्ट लेने की, इस एरिया में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए 1900 के आसपास, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो 1800 तक इसको एक बार फॉल आ सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये जो एक शार्प आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर शेडो दिख रही है, इसमें एक खास चीज़ ये है कि इसके बाद हमने फिर से दोबारा नीचे की तरफ कोशिश की जाने की। तो नॉर्मली होता है कि हम उस तरह के लेवल को टेस्ट करते हैं, 1850 का लेवल है तो हो सकता है 1850 तक आके हम रुक जाएं, और ज़्यादा हुआ तो 1820 1810 तक। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे और फॉल आने वाला है, लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग टर्म वाला आदमी है तो भाई लॉन्ग टर्म वालों के लिए 1800 1850 लेवल बहुत अच्छा लेवल है आपको एक्यूमुलेट करने का। और अगर आपको लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लेने के बाद गिर जाए, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलिए 1600 1650। अगर यहाँ पे आप लेना चालू करते हैं 50% पैसे से और यहाँ तक में आप अपनी पूरी एंट्री करते हैं तो भी आपका एवरेज समहाउ 1700 तक आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप बोलते हैं कि भाई ये ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है, तो अगर हो सकता है ये वाला फॉल थोड़ा नीचे आया तो भी आप अप ट्रेंड यही देख रहे हो ना कि आपको 2400 2700 तक जाएगा। तो फिर आपको अगर आपको रिलायंस पे भरोसा है तो आपको इस एरिया पे एक्यूमुलेट करना है। तो ये तरीका होता है बाय करने का। लोग क्या सोचते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपए है लेके घुस जाऊं और फिर लेके निकल जाऊं, ये घुस के निकल के ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है स्कैटर्ड मैनर में होता है, धीरे धीरे आप एंट्री करते हो, धीरे धीरे आप एग्जिट भी करते हो। क्योंकि जब आप एक पॉइंट पे एग्जिट करते हो उसके बाद अगर ऊपर निकल जाता है तो आपको पछतावा होता है। तो वो पछतावा ना हो इसलिए स्कैटर्ड एंट्री लोग करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। इसी तरह से अब HDFC बैंक की बात करूंगा यहाँ पे, तो HDFC बैंक भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से टेक्निकली ओवर हीटेड हो चुका है। यहाँ पे भी बहुत अपसाइड कोशिश करेगा ये 1450 1440 बार बार कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा अपसाइड है। ये स्टॉक अगले दिसंबर का मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मर रहने वाला है HDFC बैंक। यहाँ से अगर HDFC बैंक अंडर परफॉर्मर रहने वाला है तो फिर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो किसके दम पे जाएगा। तो आपके पास जो बाकी बैंक है, इंडसइंड है, आपके पास SBI है, एक्सिस है, ICICI थोड़ी बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन HDFC और कोटक में ऑलरेडी मेरे हिसाब से जितना अपसाइड था वो हो चुका। आज आप देख सकते हैं कोटक आज गिरा, क्यों गिरा कोटक,
भाई बैंक को ऊपर ले जाना था तो नहीं गिराते, लेकिन ये बैलेंसिंग चल रही है। तो एचडीएफसी बैंक को उठा के कोटक को गिरा के, कोटक को आप टेक्निकली ओवरबॉट लेवल से ओवरसोल्ड या टेम्परली छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। और वही चीज़ एचडीएफसी बैंक में भी होनी चाहिए अगले हफ्ते। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक अगले हफ्ते का भी, और दिसंबर में मुझे नहीं लगता, शुरू के 10-15 दिन तो एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म करना चाहिए। और अगर इसका जो सपोर्ट आता है तो कहाँ पे आ सकता है, मेरे हिसाब से 1370 1350 तक के इस एरिया पे सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये एचडीएफसी बैंक के बारे में था। अब आईसीआईसीआई बैंक एक और बैंक है जो अभी तक बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको आप देखें तो अभी भी इसने अपने हाई लेवल टच नहीं किए हैं। तो अगर ये आप कहते हो कि यहाँ पे कोई करेक्शन आता है, थोड़ी और वीकनेस दिखती है, तो आपको ये 460 तक की करेक्शन दिख सकती है। उसके बाद भी ये बुलिश ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत इसका कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो बिना आईसीआईसीआई बैंक के नहीं जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक का जब एक हफ्ता 2 हफ्ता चालू होता है तो उस हफ्ते 2 हफ्ते में आपको सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही दिखेगा, इतना स्ट्रांग दिखेगा कि गिरेगा ही नहीं, जो चीज़ आपको अभी एचडीएफसी बैंक में दिख रही है। तो मेरे हिसाब से दिसंबर एचडीएफसी बैंक के लिए तो निगेटिव है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो आईसीआईसीआई बैंक आपका सपोर्ट देगा। और इस तरीके से ये लोग इंडेक्स मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगर आपने टाटा मोटर्स में हमारा फॉलो किया तो हमने हमेशा यही बोला, बार बार यही बोला, 130 से बोल रहे हैं, 125 से एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। 130 जब रिसेंटली गया था तो वहाँ पे हमने सबको एटलीस्ट बताया था, लाइव में भी बताया था, अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि यहाँ से इसको अब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो। ट्रेड करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 170 200 तक जा रहा है ये। उसका रीज़न फंडामेंटल है, टेक्निकल तो है ही, फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसलिए मेरे हिसाब से अभी भी ये 200 का टारगेट डन है। और 200 अगर जाएगा तो डेफिनेटली इस मार्केट में पिछले 6 महीने में चेज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो 200 से 220 240 वो लोग पहुंचा देंगे। तो मेरे हिसाब से इसको अगर आपको कोई भी डिप मिलता है आप इसको बाय करिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बाकी आपको अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए और अपना जो भी नॉलेज है उसको यूज़ करिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है। और हमारा नया ऐप भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो जब लॉन्च होगा हम अनाउंस करेंगे। ओवरऑल देखिए, लर्निंग ही एक लौता तरीका है आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने का। अगर आप सर पटकना चाहते हैं पत्थर से तो खून ज़रूर निकलेगा, और खून जो है यहाँ पे खून नहीं निकलता, यहाँ पे पैसे आपके लॉस होते हैं। तो डेफिनेटली आपको वाइजली सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा समझिए कि आपको सीख के काम करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार कोशिश करनी है। टाटा मोटर्स सब ने, मतलब मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसको लिया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब भरोसा करके आप ऑलरेडी लेट हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10-15% अभी भी मूव है। लेकिन वो लोग इसको छोड़ के एचडीएफसी बैंक खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बैंक है और मेरा बैंक अकाउंट उस बैंक में है। वो वैल्यूएशन नहीं देख रहे, वो इमोशनली सोच रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ी नॉलेज ले लोगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था आज मेरा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो राइट नाउ मेरे हिसाब से मार्केट ओवर हीटेड है। निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल पे 13,000 लेवल इतना आसानी से नहीं तोड़ेगा, बहुत जल्दी हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ से और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस थीम के साथ आप ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।